जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीएसए। तो भाई पढ़ा था लास्ट क्लास में। हाँ, कोई रिकैप, कोई भी एक चीज जो तुम्हें याद हो लास्ट क्लास से। पहले तो जो छोटी क्लासों में थे, आई मीन जब कैफ 4 में तब तो मैं स्पेसिफिक एक सवाल पूछता था। बच्चे जब बड़े हो गए हो, तो जब बड़े हो जाते हैं तो स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि भाई कोई भी चीज याद हो तो वो बता दो, तो बता दे भाई। क्योंकि सॉरी, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपको एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। प्लीज बोलें। ओके, ठीक है। हाँ भाई, ये तो आया नहीं था लास्ट क्लास में। बल्कि आने से पहले तो एहसान जताता सर, आपकी वजह से मैं ऑर्डर पा रहा हूँ, आपकी वजह से सर। धोखा नहीं दीजिएगा, धोखा नहीं दीजिएगा। हाँ भाई। शेयर होल्डर सही है, वगैरह कौन? ओ, बस यहीं पे रुकते, एक बात बोलनी है सर। एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा शेयर होल्डर्स, खलास। बिल्कुल, क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। सर, आपने ये जो सब्जेक्ट है ऑडिट एंड इंश्योरेंस, इसका मतलब बताया था। ऑडिट का मतलब है वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, खुद कॉन्फिडेंस लेना कि हाँ सब सही है। और अश्योरेंस का मतलब है किसी और को कॉन्फिडेंस देना। होता ना कि यार बेफिक्र हो, पास हो जाएगा पेपर। इंशाल्लाह मैं क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पेपर पास हो जाएगा। खुद को अश्योरेंस दे रहे होते हो। अश्योरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस देना। अभी कोई और चीज? मैंने तो कुछ नहीं बताया था, ये नहीं बताया था मैंने। ये तू कहीं से पढ़कर आया है? ये मैंने बताया ही नहीं है। बताया था मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल, मैंने सिर्फ एक्सटर्नल बताया है, इंटरनल बताया ही नहीं है। हाँ, जुलेखा मर्द थी या औरत? वो तो मैंने ये कहा था कि एक मैनेजमेंट क्लाइंट था और एक था ऑडिटर, इन दोनों के दरमियान हो गई शादी, तो इंडिपेंडेंस हो गई इम्पेयर। तो हम कहते हैं ना कि एक्सटर्नल ऑडिटर हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो यहाँ पे इसकी इंडिपेंडेंस हो गई इम्पेयर, बायसनेस आ गई, इसीलिए वो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं कह सकता। वो ये बताया था इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर समथिंग डिफरेंट होता। क्या आप उसने बोला है तो चलो, फर्क क्या इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर में? ऑल्दो इट्स टू अर्ली, बट एक सवाल आया तो लेट्स डिस्कस दैट। एक्सीलेंट सर। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल घर का बंदा। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, मैनेजमेंट की अश्योरेंस के लिए। एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर का बंदा, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है उसको। एक्सटर्नल ऑडिट का स्कोप डिफरेंट होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इंटरनल ऑडिट का
स्कोप डिफरेंट होता है। इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कि भाई वो देखे कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली डिजाइन है या नहीं है, कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं। इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो प्रॉपर अप्रूवल के बाद हो रहे हैं, मेकर एंड चेकर का कॉन्सेप्ट है, वगैरह वगैरह। एक्सटर्नल ऑडिटर को फीस मिलती है, इंटरनल ऑडिटर को सैलरी मिलती है। ये मोटा मोटा फर्क मैंने बताया। इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर अंदर का बंदा, एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर का बंदा। एक्सटर्नल ऑडिट करता है एज पर आइजा, इंटरनल ऑडिट के ऊपर ये आइजास एप्लीकेबल नहीं होते। वो कोई ऑडिट के लिए कोई स्टेप को एडॉप्ट करना चाहे कर सकते हैं, बट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए। देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिट। सर क्या ऑडिट के अंदर इंटरनल ऑडिटर से इंटरेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। सर हम लोग क्या उनके काम को यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर कैसे? अलग से एक स्टैंडर्ड है आइजा 600, 600 के अंदर वो फॉल करता है, 620 है। तो जब हम पढ़ेंगे 610 620 तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कोई सवाल यहाँ पे? हाँ भाई, और क्या पढ़ा था? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मैंने बोला था यार, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब है शक करना। आगे मैंने नहीं बताया बेटा, बहुत सारे हैं। हाउ मेनी आइजास कोर्स में कितने हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, और क्या पढ़ा था? चलो बिल्कुल सही, वेरी नाइस। तो ये मोटी मोटी चीजें हमने पढ़ी थी। एक मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं और उसी रिकैप के अंदर हम नई चीजें पढ़ने लगेंगे, एडिशनल चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो भाई हमने ये कहा था कि जो मेरे शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर दी ओनर्स। कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए ये लोग अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स का एक और नाम आइजा में दिया हुआ है, तो क्या है? बिल्कुल सर, दोस चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG। ये डायरेक्टर्स अपना एक कप्तान अपॉइंट करते हैं, अपना एक लीडर अपॉइंट करते हैं। वो क्या कहलाता है? नहीं, चेयरमैन। वेरी नाइस अरीबा, बहुत अच्छी बात है यार, बिल्कुल सही कहा। बट अगर लेट्स सपोज खातून हो तो? कभी सोचा है ऐसे कि यार चेयरमैन, ये तो बड़ा जेंडर स्पेसिफिक कमेंट हो गया। अच्छा, ये हमने अभी ऑब्जर्व करा कि एक्सीलेंट चेयर, बिल्कुल हो सकता है, बट लॉ में वर्डिंग चेयरमैन लिखी हुई है। तो जब भी आप चार्ट अकाउंट बन जाएंगी, आप SCCP के अंदर जाएंगी, तो आपने ये वाला चेंज करवाना है। ठीक है ना? तो ये पर्पस ऑफ लाइफ आपको मैंने दे दिया। तो भाई हम लोग जब फेस्टिवल बैंक के ऑडिट एनुअल रिपोर्ट प्रिंट कर रहे थे ना, तो उसके अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी कमेटी की खातून चेयरमैन थी। अब उसके आगे आ गया चेयरमैन। तो जब मेरे पास सबने सब कुछ कर लिया, मुझे बोला कि भाई बॉस आप देख लें एक दफा कोई इशू है या नहीं है। तो मेरा तो फर्ज बनता है ना, मैं बॉस हूँ, मैं जब देखूं तो कोई ना कोई कीड़ा निकालूं उसमें से। तो मैंने निकाला ये, है ना यार, ये खातून है और चेयरमैन लिखा हुआ है। तो जो लड़का है वो बहुत ही किताबी कीड़ा है। नहीं नहीं बॉस देखें, हमने सही करा है, स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है, ये कंपनी लॉ में ये लिखा हुआ है चेयरमैन ही होगा, ये सही है। तो मैंने तूने फोटो देखी है सादिया की? सॉरी मैंने नाम ले लिया। तूने फोटो देखी है खातून की? तो उसने बोला नहीं मुझे याद तो नहीं। मैंने ठीक है, मैंने अपने पास से इसको फोटो बताई। मैंने कहा, यार ये देखो, तुम इनको देखोगे कभी मिलोगे चेयरमैन बोलोगे? अरे नहीं सर, मैं पागल हूँ, तुम्हें तो लिख क्यों रहा है? तो लॉ में कुछ भी लिखा हुआ हो
बट अल्लाह ताला ने तेरे को दिमाग दिया है, तो दिमाग को इस्तेमाल कर और यहाँ पे लिख दे चेयर पर्सन। बिल्कुल अब्दुल्ला, आपके और मेरे ख्यालात बहुत मिलते हैं, आपने भी सही कहा। तो उस वक्त हमने चेयर पर्सन करवाया। अच्छा बेटा, अब सही आ रहा है? तो बाकियों को भी यही मसला आ रहा है या सिर्फ आप ही को आ रहा है? एक तो अब्दुल्ला, दादा भाई एक फेवर चाहिए था आपका। किसी को आईडी से बुला देंगे प्लीज, इनको ये सही करना है माइक। सही नहीं, जी जी प्लीज। अब्दुल्ला, आई हैव आस्क्ड समबडी टू स्टेप इन। चलो जब तक वो आते हैं इस चीज को कर लें भाई। डायरेक्टर्स अपने लीडर को अपॉइंट करेंगे, उस लीडर को हम कहते हैं चेयरपर्सन, चेयरमैन अगर आदमी हुआ तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को, जिसमें आ गया आपका सीएफओ, बिजनेस हेड, आपका हेड ऑफ कंप्लायंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डायरेक्टर्स जब मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं तो मैनेजमेंट के लीडर को भी अपॉइंट करते हैं। लीडर का क्या नाम है, टाइटल क्या है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट। सीईओ प्रेसिडेंट फिर अपनी टीम बनाता है, ये कहलाते हैं मैनेजमेंट। तो हमने 3 टीयर्स डिस्कस करें। मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दोज चार्ज विद गवर्नेंस का हेड है चेयरमैन, और मैनेजमेंट का हेड है आपका सीईओ। और इन सब का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कोई सवाल यहाँ पे? चलो यार, इनको इको बहुत आ रहा है आवाज में। आप हाँ, कम आ रही है ना? इको इनको आ रहा है, ये आप देख लें। मैं पहना रहा हूँ। बेटा इको खत्म हो गया, अब कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? यस सर। कोई एक और बच्चा? हाँ भाई, अब्दुल्ला तू 2 दफा मैसेज बोला यस यस, जब पहले हमजा ने बोला था। ये जरा चैट बॉक्स में देखना, इससे पहले हमजा ने बोला था क्या? दोनों ना एक ही बंदा शरई गवाही दे रहा है। हाँ सही है, शरई गवाही आ रही है। शरई गवाही मतलब मोर देन वन। थैंक यू वेरी मच भाई। तो भाई स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। मैंने ये बोला कि भाई मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, शेयर होल्डर बोलते हैं ठीक है भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और हमने बंदों को अपॉइंट करा हुआ है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, मगर हमें इन सब की परफॉर्मेंस की वैलिडेशन चाहिए। किसी थर्ड पार्टी से हम किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगे और शेयर होल्डर्स यहाँ पे अपॉइंट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर को। एक्सटर्नल ऑडिटर का मतलब ये ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक मैनेजमेंट या दो चार्ज में गवर्नेंस से ना हो। क्यों? ताकि बायसनेस ना हो। लॉ
वर्ड यूज करता है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इंडिपेंडेंट। कैपिटल लेटर्स में लिखा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब बायस नहीं हो। सर इंडिपेंडेंट का मतलब है आसान अल्फाज में उसका ताल्लुक एंटिटी के साथ किसी भी तरीके से ना हो, बाहर से हो। यानी कि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं हो, कोई क्लोज फैमिली मेंबर उस एंटिटी में ना हो, सीनियर पोजीशन के पर कोई डायरेक्टर का सीनियर क्लोज फैमिली मेंबर ना हो, कोई सीनियर मैनेजमेंट का क्लोज फैमिली मेंबर ना हो, और किसी ऐसा नहीं हो कि कोई असाइनमेंट वगैरह इसको दिया हुआ है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और यहीं पर बाद में रिव्यू कर रहा हो। इंडिपेंडेंट हो, ये खुद ही काम करके अपने ही काम का ऑडिट नहीं कर रहा हो, इंडिपेंडेंट हो। तो सर इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ही बनाएंगे क्या? हम लोग तो इतने सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हमने नहीं बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिव्यू कैसे करोगे? यानी कि कहने का मतलब ये कि सर दो चीजें जो इंडिपेंडेंट का मैं कह रहा हूं, एक है आपका एक्सटर्नल ऑडिट, दूसरी है आपकी मैनेजमेंट। तो इन दोनों के रोल्स डिफाइंड है। यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही है। बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एक्सेलेंट। तो बेटा मैंने ये कहा था कि ऑडिट जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, उन सब की टेस्टिंग करेगा आईकैप। अगर तुक्के में किसी सब्जेक्ट में पास हो गए, यहाँ पे पकड़ लेगा आईकैप। एज पर IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, सीएफ का मतलब है कैश फ्लो, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक तो भूल गए हम बीच में जो पहले लिखना था, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और सर नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, और कंपैरेटिव P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यार स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज टेक्निकली द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या जो भी आप कह रहे हैं, अदर इनकम नहीं आती इसके अंदर। ओके, so statement of comprehensive income is an extension of profit and loss, दोनों में फर्क है। हम आगे डिस्कस करते हैं। बेटा IAS 1 ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ये सारी चीजें। तो हमने सुना था एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ बैलेंस शीट को ऑडिट करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ P&L को ऑडिट करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का करेगा। नहीं भाई, पूरे the entire set वर्ड यूज करा जाता है एज अ होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यानी कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। और मैनेजमेंट का क्या काम है? डिजाइन एंड इंप्लीमेंट
इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल नया वर्ड आ गया, मतलब क्या है इसका? बेहतरीन। हाँ भाई, उन्होंने कहा है कि भाई इंटरनल कंट्रोल के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो डिजाइन और इंप्लीमेंट करें इंटरनल कंट्रोल। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पीएसए ने एक मशीन लगाई हुई है बाहर, जिसमें आप कार्ड स्वैप करते हो। जब कार्ड स्वैप करते हो तो एक अजीब सी आवाज में आती है, क्या आ रही होती है? नॉट अलाउड। वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल। कि वो बच्चा जिसने फीस पे करी है सिर्फ वही आ रहा है या नहीं आ रहा। सर ऐसा भी हो सकता है कोई कार्ड स्वैप नहीं करे, यूं ही करे, अपने मुंह से आवाज निकाले, अलाउड तो दूसरा है। तो इसके लिए क्या करा हुआ है? एक बंदे को भी अपॉइंट करा हुआ है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के हर बंदा कार्ड को स्वैप करे। अगर कोई बंदा कार्ड को स्वैप नहीं करता या कोई बाहर का बंदा आता है तो फौरन उस बच्चे को पकड़ के लेकर आया है सर के पास, सर ये देखो किसी और स्कूल का बच्चा आया है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करे, इंप्लीमेंट करे। कल को मैनेजमेंट ऑडिटर को नहीं बोलेगी कि भाई आप बताएं क्या इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, आप डिजाइन भी करो इंप्लीमेंट करो। ऑडिटर बोलता नहीं भाई, मैं सिर्फ इसको करूंगा चेक। बनाना है आपने, इंप्लीमेंट आपने करना है, मैंने इसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना है कि भाई इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। अभी उसके बाद आते हैं, अभी मैनेजमेंट की बात करें। और मैनेजमेंट का काम क्या है? सर एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए हमें बहुत एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए हो। तो किससे मांगेंगे? मैनेजमेंट। हम मांगेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी कि मैं बात पा रहा हूँ, जब आप पहले दिन ऑडिट करने के लिए जाओगे, यानी ऑडिट फॉर्म में हुआ, ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आपको किसी क्लाइंट को एलोकेट कर दिया गया है। एक टाइम के बाद किसी क्लाइंट को आपकी पोस्टिंग होगी, उस क्लाइंट में जाके बैठोगे तो आप देखोगे आपका सीनियर जो है आपको एक रिक्विजिशन की लिस्ट बना है, और रिक्विजिशन की लिस्ट में कहता है कि हमें एक कमरा चाहिए, हमें एक फोन चाहिए, हमें एक लैपटॉप चाहिए, हमें या डेस्कटॉप चाहिए, हमें एक प्रिंटर चाहिए, हमें स्टेशनरी चाहिए। बाद में जितने भी ये जो आगे के सीखा है मॉडल में उसके स्टेटस के सबके प्रिंट आउट वहीं से निकाल दोगे प्रिंटर से, बोलोगे हम बुक क्यों है, हम बुक क्यों है। तो बच्चे सारे निकाल के वहीं से प्रिंट आउट निकाल रहे हो, ठीक है। वो अनएथिकल है, बट वो छोटा गुना है, बहुत कम गुना आपको मिलेगा। तो ये लोग कर रहे होते हैं। प्लस एक एक्सटर्नल ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिट के लिए वो भी प्रोवाइड करे। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी जगहों का एक्सेस, सारे लोगों का एक्सेस, प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन में आती है सारी चीजें। सर वो जो डेटा है ना, वो कराची में ऑफिस है, वो डेटा हमारे लाहौर में पड़ा हुआ है, लाहौर वाली ब्रांच के अंदर है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइदर उस डेटा को मंगवाए या आपको वहां पे भेजे, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। सर ऑफिस जो है ना हमारा है चंडीगढ़ रोड पे, बट ये वाली जो इंफॉर्मेशन है हमारे वेयर हाउस में जो कि साइड एरिया में है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, या तो उस डेटा को जहां पे मंगवाए या आपको वहां पे भेजे। सर ये जो
इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डायरेक्टर के पास है। सर ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, ये ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे सीईओ के पास है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एक एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्टर के पास भी जा सकता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर मैनेजमेंट में किसी के पास भी जा सकता है जो रेलेवेंट बंदा हो। नहीं सर इसके पास नहीं चलेगा, बुरा मान जाते हैं, कोई भी ऐसे चला जाता है। आपने नहीं सुननी, आप इतने ताकतवर हो कि यू हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, किसी के पास भी जा सकते हो। सर वो ऐसा हो कि कोई आपको अच्छा लगे, जा सकते हैं, नेसेसरी का वर्ड है, ऑडिट से रिलेटेड है, यस, ऑडिट से रिलेटेड नहीं, और खुदा न खास्ता बात आगे बढ़ गई तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। कैसे? इंडिपेंडेंस इंपेयर हो जाएगी, तुम्हें उस क्लाइंट से हटना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट करना, सिर्फ ऑडिट करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्लाइंट से इन्वॉल्व, सबसे ज्यादा नुकसान होगा तुम्हारा। तो हमने ये बोला कि भाई मैनेजमेंट का काम है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट का काम है टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट का काम है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। भाई जब ब्रांचों का ऑडिट करते थे हम लोग, तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने एक्स नंबर ऑफ लोन्स को कवर करना है, उसके लिए डिफरेंट ब्रांचों पे हम लोग जाते थे। मैं गया हूँ लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, जानबूझ के उठाते थे गिलगित की साइड की, कश्मीर की साइड की, अलग अलग सिटीज की, ताकि उस सिटीज का टूर भी लग जाए। तो मैनेजमेंट भेजती थी हमें, तो सर ये इसके पैसे कौन देता था? आपका ऑडिट क्लाइंट। सर जहाज का टिकट, एकोमोडेशन, पर डे का पर डियम, डेली अलाउंस मिलता है आपको, और साथ ही साथ अगर आपने बहुत अच्छे मसले मसाइल निकाल दिए तो क्लाइंट लंच डिनर भी ऑफर करने लग जाता है कि यार तो खिलाओ पिलाओ, वरना ये और सत्यानाश कर देंगे। तो हम लोग जब भी जा रहे थे ना ऑडिट के लिए, तो हमें बहुत सारे तोहफे सहायक मिलते थे। हम हैदराबाद गए थे ऑडिट के लिए, तो शाम को हमने यही पूछ लिया, शाम को हमने यही पूछ लिया कि सर यहाँ की नामों और चूड़ियाँ बहुत मशहूर है, तो आप वो लोकेशन बताएंगे कहाँ से मिलेंगे? और वो बॉम्बे बेकरी की लोकेशन बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आसानी से मिल जाता है केक, उस वक्त नहीं मिल रहा, कॉफी केक इज वेरी फेमस। तो अगर सुबह को आया ना, उसने हर ऑर्डर के लिए दो दो डब्बे मंगवा के, सर ये सर आपके लिए, आप ये। हमने जो है यार मेहमान नवाजी हो रही है, लंच वगैरह भी हम लोग को दे रहे हैं, तो आखिर में, सबसे आखिर में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रेमिसेस को छोड़ने से पहले जो इश्यूज निकले होते हैं वो इश्यूज डिस्कस करते हैं। तो हम लेके जाते हैं उनके पास, सही इश्यूज है, आप अपने कमेंट्स दे दें, आप अग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ, तो ब्रांच मैनेजर सर ये इश्यूज को रखते हैं साइड पर, सर हमने आपकी इतनी मेहमान नवाजी करी, आप जैसे ही कोई चीज सोचते थे हम आपको ला के देते थे, आप ऐसा करेंगे हमारी नौकरी चले जाएगी। सर ये चीज बोल दें, वरना हम मैनेजमेंट को बोल देंगे कि आपने हमसे केक भी लिए हैं, चूड़ियां भी ली हैं, ये भी लिए, चूड़ियां मतलब फॉर समबडी। तो दिस इज कॉल्ड अ थ्रेट। अगर क्लाइंट से आप इस तरीके के तोहफे तोहफे लोगे तो क्या होगा? बायस हो जाओगे, और बायस हो गए तो क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंस इंपैक्ट हो रही है। इसीलिए हम बोलते थे कि भाई कभी भी ऑडिटर क्लाइंट पे जाए, आपकी पूरा वेतन मना करते हैं, तो उनकी पॉलिसी भी रिफ्लेक्ट करती है, आप क्लाइंट से किसी किस्म का महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट ना करो। क्यों?
क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस इम्पेयर होता है। हर फर्म की अपनी पॉलिसी है और वैल्यू डिफाइन। हाँ, छोटी मोटी अमाउंट का इट्स फाइन, बट बड़ी अमाउंट का यू कैन नॉट एक्सेप्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग जा रहे थे स्टॉक काउंट पे। स्टॉक काउंट कौन था? इन्वेंटरी काउंट, फिजिकल कंडीशन में सही हो रही है नहीं हो रही। तो अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जैसे पीक क्रीम्स है, और वहां पे जाते तो बिस्किट्स वगैरह मिलते थे। आप डेनिम जाते थे तो वहां पे जीन्स वगैरह मिल रही होती थी। इसी तरीके से और कई क्लाइंट्स हैं, आप चले गए केएफसी के ऑर्डर पे तो फ्री फिंगर वगैरह वो देते कि सर आप खाना ऑर्डर करने के लिए आए हो। तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। और प्लस कराची के बाहर आप जाते हो, पीपल आर वेरी वेलकमिंग। थोड़े कराची के लोग आर बिट रूड। अब बाहर जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं बहुत अपनाइए थे, तो वो तो फिर कहाँ एक देर होता है, तो वी यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। बट बाद में फर्म में बता देते कि भाई ये हमने एक्सेप्ट करा है। तो वो कहते हैं ओके ये मटेरियल नहीं है, इतने हल्के हो नहीं कि एक इंग्लिश पीक क्रीम के बिस्किट के बदले ना तुम्हारा ईमान पिघल जाए। तो ठीक है यार, दिस इज एक्सेप्टेबल, तो डिस्क्लोज कर देते हैं। एक इंसिडेंट में बता रहा हूँ, इससे पहले क्योंकि वो आई वाज वर्किंग इन एन एंटिटी, इससे पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, एक बैंक में। और वो बैंक पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट को स्पॉन्सर करती थी, पीएसएल। तो ऑब्वियसली बात है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यस आप बिलियंस ऑफ रुपीस का खर्चा कर रहे हो, तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज कि आप अपने मसल्स बताते हो कि यार मैं इतना बड़ा ब्रांड हूँ कि इतना महंगे इवेंट को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, बीइंग अ प्रीमियर लीग स्पॉन्सर, आपको हर मैच के फ्री टिकट्स आते थे बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप। और जब एचबीएल को टिकट्स आते थे तो वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को भेजते थे, एम्प्लॉइज को देते थे। और हर एचबीएल के एम्प्लॉय बोरलेस गया होगा पीएसएल के अंदर, ये इतने टिकट्स होते। तो हुआ क्या, फाइनेंस में भी टिकट आए, तो एज अ गुडविल जेस्चर यूएई का रीजनल सीईओ था, और वहां पे पार्टनर ऑडिट फर्म वाज केपीएमजी। तो पहली बात है वहां के दुबई का प्रीमियम बॉक्स है लश फर्श अलोंग विद द रॉयल पार्किंग के, आप स्टेडियम के बिल्कुल साथ आके पार्किंग को लगाए हैं। वहाँ पे खाना पीना भी बड़ा जबरदस्त किस्म का बुफे होता है। यहाँ पे तो खैर वीआईपी टिकट में शादी ब्याह वाली कुर्सियां होती हैं, उसके बाद गलियां अलग से रख देते हैं और व्हाइट कलर की चांदी वाला कवर बिठा देते हैं। तो वो एक लेवल ही डिफरेंट था। तो आए, तो मुझसे पूछा गया कि यार आपको किसको देना है, तो मेरा खुलने की दौड़ मस्जिद, तो मैंने कहा यार मैं भी रिलेशनशिप अच्छी करना चाहूंगा अपने ऑडिट के फर्म के साथ। तो हमने क्या करा कि मैंने कहा यार मुझे भी ये रॉयल बॉक्स के लिए ना टिकट्स दे दो। मैंने टिकट्स मंगवाए और मैंने दे दिए वहाँ पे कीपिंग की ऑर्डर की ये के लिए। मैंने यार ये लो, दिस इज फॉर योर पार्टनर, जो अपनी मिसेज के साथ आ रहे हैं, और बाकी तुम लोग भी। तो जो ऑडिट के बच्चे थे उन्होंने तो चुपचाप तो ले लिए। जो ऑडिट पार्टनर के पास गया तो ऑडिट पार्टनर को ऑडिट सेड क्या, सॉरी Tanveer, I appreciate your gesture, but I cannot accept this. Why? Because the value of that ticket is significant. अगर मैं लूंगा तो मुझे एक्स वाई जी प्रोसीजर्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। इफ यू डोंट माइंड then please I want to send it back. Somehow I was able to convince Ganini, yaar, it's a very normal thing. I can understand this will not impact your independence. और this is just from a brand building perspective. हमने बाकियों को भी दिया है, and you are not the only one जिसको हम लोग ये दिए। तो हमने बाकी के लोग भी हमारे होंगे, हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी होंगे, हमारे कंसल्टेंट्स भी हैं, तो see if you can manage. उसने specifically he took a permission from firm to accept those tickets. तो इतना सख्ती से इंडिपेंडेंस को देखा जाता है। ऑडिटर को खाना खाना पीना पूरी चीजें वो समझ में आता है, बट ऐसे कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट का कोई गिफ्ट हो या सिग्निफिकेंट अमाउंट की कोई प्रमोशन हो, तो देन ऑडिटर्स हैव टू बी कॉशियस कि ऐसा नहीं है कि इसकी इंडिपेंडेंस इम्पेयर होता है।
समझ में मेरे साथ हो। आई क्या थोड़ा तगड़ा सवाल बना सकते हैं सिनेरियो से। तो भाई मैंने ये कहा कि मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करे, मैनेजमेंट का काम है कि डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करे इंटरनल कंट्रोल को। डिटेल में पढ़ना है इंटरनल कंट्रोल क्या है, और सारी इंफॉर्मेशन दे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे। तो ऑडिटर का काम क्या हुआ, वो तो एक क्वालिटी उसके बाद होनी चाहिए। ऑडिटर का काम है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करें। तो सर मतलब ये कि हम इतना कुछ सर माजिद से, सर रबीर से, सर कुर्बानी से पढ़ रहे हैं, हमें नहीं बनाने, तुम्हें नहीं बनाने, तुम्हें रिव्यू करने हैं। तुम्हें ये देखना है जो क्लाइंट ने बनाया है वो सही बनाया है नहीं बनाया। सर ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट बोले यार तुम तो चार्टर्ड अकाउंट हो, माशाल्लाह से क्वालिफाई हो गए हो, मैं तो बीकॉम पास, मुझे तो आता ही नहीं है बनाना, तुम बना दो। तो क्या बोलोगे, नहीं भाई मेरी इंडिपेंडेंस इंपेयर हो जाएगी, मैं अपना ही बनाया हुआ काम रिव्यू, दिस इज द मेकर टेकर कंट्रोल। तुम बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ छोटी मोटी हेल्प मैं कर दूंगा, बट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं नहीं बनाऊंगा। यू विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने क्या करना है, रिव्यू, यू आर द बॉस। अभी बात समझ लो। और सर ऑडिटर करेगा टेस्टिंग, ये टेस्ट को हम देते हुए आए, यानी हमने टेस्ट लेना होगा, टेस्ट लेना नहीं है, तुम्हें टेस्टिंग करनी है। यानी जो इंटरनल कंट्रोल है बनाए हुए वो अफेक्टिव है या नहीं है, वो ऑपरेटिव है या नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर टेस्टिंग करता है उस इंटरनल कंट्रोल, बनाएगा नहीं, रिव्यू करेगा, टेस्ट करेगा। क्या समझ में आ मेरे साथ हो सर, मतलब के समझ में नहीं आई बात। अभी आपने ये एग्जांपल दी पीएससी के सिक्योरिटी गार्ड वाली, तो मतलब कि सारा दिन सिक्योरिटी गार्ड के बराबर में यूज करके बैठना होगा और देखना होगा, हाँ गया इसने कार्ड स्वैप करा, हाँ गया कार्ड स्वैप करा, ऐसा सैंपलिंग की बेसिस के ऊपर टेस्टिंग कर 100% ट्रांजैक्शन को नहीं देखते। आप सैंपल को सेलेक्ट कर दो, फिर कैसे सैंपल करेंगे निकालेंगे आगे बढ़ेंगे। तो लोग यहाँ पे मेरे साथ हो। और और ऑडिटर करता है वेरीफाई, भाई जो बात कोई शख्स बोल रहा है वो सही है या नहीं है, वही चीज नजर भी आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। तो ऑडिटर का काम क्या है, रिव्यू करना, टेस्टिंग करना, वेरीफाई करना। मैनेजमेंट का क्या काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देना और डिजाइन इंप्लीमेंट करना इंटरनल कंट्रोल। चलो यहाँ पे मेरे साथ हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये चीज समझ में आ गई तो ऑडिट निकल गया भाई। मैनेजमेंट का क्या काम है, ओके। एक्सटर्नल ऑडिट का क्या काम है, रिव्यू करना, करना और सर एक्सटर्नल ऑडिटर का काम है रिव्यू करना। सर टेस्टिंग और वेरिफिकेशन में क्या फर्क है बेटा, टेस्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निक, वन ऑफ द प्रोसीजर, वन ऑफ द स्टेप्स टू वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई डिफरेंट तरीकों से आप कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स टू परफॉर्म। तो भाई सर ये बात तो तुम्हें कॉपी करना है, कर लिया, चलो। तो सर ये बात समझ में आ गई कि एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा शेयर होल्डर, क्यों करेगा, कि वो वेरीफाई करेगा, आपकी टेस्टिंग करेगा और रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और मैनेजमेंट का ये काम है। तो आखिर में जो एक्सटर्नल ऑडिटर देगा वो क्या देगा, वो देगा आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसको थोड़ा और नीचे आते हैं, हम कहते हैं कि वो देगा ओपिनियन। किस चीज के ओपिनियन देगा,
वो ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये चीजें बढ़ती रहेंगी। मैं अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ ताकि पता हो कि एक्सटर्नल ऑडिटर का काम क्या है, उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे। ये ओवरव्यू है 30,000 फीट की बुलंदी के ऊपर। जैसा तो यहाँ मेरे साथ हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब आपको मालूम है, तो एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सर मिसस्टेटमेंट तो हम करते रहते हैं। हम आते हैं क्लास के अंदर, लेट्स सपोज 9 बजे की क्लास है, 9:30 बजे आए, चाय पी लेते हैं, सर को बोल देते हैं कि सर वो बस वाले ने लेट कर दिया। क्या है? मिस स्टेटमेंट। मटीरियल क्या हुआ? स्टेटमेंट। एग्जाम्पल दे दो मटीरियल, नॉट नेसेसरी फ्रॉम ऑडिट, एज जनरल एग्जाम्पल। ओके, तो मटेरियल से वैल्यू मटेरियल और जगह कैसे आती है ये से? बस से। तो कितना किराया लगता है? 30-40 रुपए। आपने कंडक्टर को दिए 50 रुपए, उसने 20 रुपए आपको नहीं दिए, खुले नहीं है, मटीरियल है? मटीरियल है। अब देखते हैं कि भाई 30 रुपए का किराया, इन्होंने ले लिया 5,000 का नोट, कंडक्टर ने ले लिया, बोला कि भाई खुले होंगे तो मैं आपको दे दूंगा, मटीरियल है। तो दोनों में से क्या मटीरियल है? सर 5,000 वाला मटीरियल का मतलब ये कि ऐसी गलती जिससे एक यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यूजर की डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो, यानी कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सर कैश एंड बैंक बैलेंस 5 रुपए से ओवर स्टेटेड हो गए। अब जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी भी होगी उसके डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। 1 बिलियन की बैलेंस शीट है, नहीं, बट सर प्रोविजन 1 बिलियन की बैलेंस शीट है और 200 मिलियन का प्रोविजन रिकॉर्ड ही नहीं करा मैनेजमेंट ने, तो इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस मटीरियलिटी की दो किस्में, एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। सर ये चीज तो पता थी, हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ी है। तो ये जो वैल्यू वाली बात है ये आगे क्वांटिटी है, कि ऐसा भी हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ऐसा हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के मतलब बट वो तो वैल्यू में आ गया नाम। आप सही कह रही हो, बट इसको हम कह देते हैं डिस्क्लोजर। लेट्स सपोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्वांटिटी के हवाले से भी हो सकती है, क्वालिटी के हवाले से। क्वांटिटी का मतलब वैल्यू है, क्वालिटी वैल्यू नहीं, बट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इट इज सिग्निफिकेंट। एग्जांपल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आगे हम पढ़ेंगे
कि एक एंटिटी के लिए जरूरी है जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करें। सर डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ 5,000 रुपए की, मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं भाई 5,000 मिनट मेरे से ले ले यार तू, अगर तू डिस्क्लोज नहीं कर, आप बोलोगे नहीं भाई यहाँ वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इस बंदे की एंटिटी के साथ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इट इज सिग्निफिकेंट, इट इज मटेरियल बेस्ड ऑन क्वालिटी, दिस नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। सारी बात समझ, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, इसमें डीप डाइव नहीं कर रहा। यानी एक ऑडिटर ने ओपिनियन देना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल क्वालिटी वाइजली एंड लोग यहाँ पे मेरे साथ हो, ये काम एक्सटर्नल ऑडिटर का अभी कर लो। क्वालिटी का मतलब ये मैंने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, जो आपकी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट है वो, इसी तरीके से कोई और कंट्रोल है, वो कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई, उससे आज सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं हुआ बट आगे जाकर हो सकता है, तो क्वालिटी वाइज सिग्निफिकेंट होता है। आगे बढ़ो। आपको मेंशन किया है तो फॉरेन टाइम का स्टार्ट बताते हैं कि these are the errors, what are their opinion on it, whether they agree or disagree. So when they make the changes or directly just tell the shareholders these are the, तो अरीबा का एक सवाल है कि सर जब हम ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो माशाल्लाह से हम लोग तो कैश क्वालिफाइड होंगे और जो क्लाइंट होगा हो सकता है कि वो बीकॉम पास हो, डिपेंड करता है बेटा सिक्योरिटी कैमरा की स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, राइट। अब लेट्स सपोज अगर एंट्रेंस पर है कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा मॉनिटर करने के लिए, तो यस दिस कैन बी कंसीडर्ड एज एन इंटरनल कंट्रोल। तो भाई अरीबा का सवाल है कि सर मैं जब कैप पास कर लूंगी, मैं जाऊंगी पीडब्ल्यूसी में, मैं जब पीडब्ल्यूसी में जाऊंगी जाहिर बात है मुझे उतना कुछ आता है, मैं ऑडिट करूंगी मसले निकालूंगी, जब मैं मसले निकालूंगी तो क्या मसले निकालने के बाद मुझे क्लाइंट को बताना पड़ेगा? बिल्कुल, आप क्लाइंट को बताओगे कि भाई ये इश्यूज हैं, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एड्रेस करो। एक अगर एड्रेस कर देगा ऑब्वियसली यू विल गिव अ क्लीन रिपोर्ट, यू विल गिव अ क्लीन ऑडिट ओपिनियन। अगर बोलता है नहीं भाई मुझे नहीं करना, तुम गलत कह रहे हो, तो यू हैव टू डिस्कस विद देम, कन्विंस देम। बोलेगा नहीं यार मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, मैं अगले साल अल्लाह की कसम खा रहा हूँ बुक कर दूंगा, तो आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट ओपिनियन तो मैं इस साल के लिए दे रहा हूँ, तुम करो वरना मैं क्लीन रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं रिपोर्ट को कर दूंगी क्वालिफाइड। आगे बात समझ में? Then you will mention in your audit report के X, Y, Z के अलावा बाकी सारी चीजें सही हैं। So when you give the audit report to shareholders, so shareholders will review it. कहता यार ये तो मैनेजमेंट ने सही तरीके नहीं करा। Yeah. the report includes the things to be audited on the slowly. नहीं, The point I didn't like. आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। चलो भाई, यानी कि कभी भी कोई इशू निकलेगा यू हैव टू डिस्कस विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट या एड्रेस कर देगी, ऑडिट रिपोर्ट क्लीन हो जाएगी, यहाँ सही है। मैनेजमेंट एड्रेस नहीं करती तो इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को कहते हैं डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। तो डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट अगर ये मटेरियल है तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मॉडिफाई योर ओपिनियन। हरी बात समझ, ये बहुत आगे की बात है, आगे में जाने। तो जितना कुछ पढ़ा
इससे बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या लग रहा है, क्या फायदा होता है एक्सटर्नल ऑडिट करवाने से? ये फिगर है टू की राइट कौन बोल रहा था? सर ये क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। आई एम सॉरी मैं एसएस लिख रहा हूं बट आप लोगों ने पूरा लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेपर में एसएस नहीं लिखना। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। और सर मैनेजमेंट को भी कंफर्ट मिल जाएगी, एड्स कंफर्ट टू मैनेजमेंट कि जो काम वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। और assurance to shareholders। सर रेगुलेटरी कंप्लायंस कैसे? सर हमारे पास तो कंपनी लॉ बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और हाफ ईयरली और ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट और रिव्यू भी करवाओ। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है ऑडिट करवाना, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी हो जाती है। तो दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। क्या समझ आ रहा है मेरे साथ हो? कोई सवाल? हाँ तो भाई अभी तक कोई चीज मुश्किल है? अभी ऑडिट क्लास मैं तुमको इसलिए मुझसे सवाल पूछा। वो सवाल ये कि सर ये जो आप बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे किस बेसिस के ऊपर? ओके, और बट ये जो ओके, तो एक वर्ड हम यूज करते हैं, यानी कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? IFRS एंड एप्लीकेबल लोकल रेगुलेशन। एप्लीकेबल लोकल रेगुलेशन बोलो तो कंपनी लॉ क्यों? सर कंपनी लॉ में जो है फोर्थ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल वो बता रहा होता है। यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब ये कि जब भी ऑडिट शुरू होता है ऑडिटर के साथ अग्री करा जाता है कि भाई जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो इस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बेसिस पे बनेंगे। यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। यहाँ हमारे लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? IFRS एंड लोकल रेगुलेशन। SECP हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया। बैंक्स के लिए स्टेट बैंक हो गया क्यों? क्योंकि बैंक्स के लिए स्टेट बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टेम्पलेट दे रहा होता है। क्या समझ आ रहा है मेरे साथ हो? कोई सवाल? मुझसे पूछो अपने लाइफ में तो एक ही सर्टिफिकेट नहीं किया, मुझे क्यों भी सर्टिफिकेट मिला? Follow the US वाले accounts है क्या? बिल्कुल। Audited the Pakistani may not be audited about that. How is that? Absolutely, this is very much possible. I'm giving an example.
तो डिफरेंट तरीके के ऑडिट होते हैं और तरीका रेफरिंग है, तरीका भी मेरी नॉलेज सेल्फ करती है। तो डिफरेंट तरीके के ऑडिट होते हैं। एक होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब ये लोकल रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिट, यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनुअल रिपोर्ट की किताब छपती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सटर्नल ऑडिट करता है, इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ एज पर द लोकल रेगुलेशन। एक होता है ग्रुप ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। यानी कि एग्जांपल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। भैया फैक्चुअल बैंक है, ये कहां पर है? पाकिस्तान में। फैक्चुअल बैंक का पेरेंट कौन है? पेरेंट कौन होगा? होल्डिंग कंपनी को प्यार से हम पेरेंट बोलते हैं, स्टैंडर्ड की वर्डिंग है। तो फैक्चुअल बैंक का पेरेंट है आपका कौन है, नाम पता है? एतमाद बैंक। ये कहां पर है? यूएई? नहीं 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 और बहरीन। तो एतमाद बैंक इज अ बहरीनी बैंक, क्योंकि हम लोग दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सुनना, रोहिबा का सवाल था, हम लोग दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक फॉर स्टैट्यूटरी पर्पस यानी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से उसको रिव्यू करता है, और दूसरा ग्रुप के लिए ताकि वो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। सो जब हम एतमाद बैंक की रिपोर्टिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप रिपोर्टिंग। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं एज पर दी अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एतमाद बैंक। यानी कि एतमाद बैंक में बहरीन में पूरा का पूरा आईएफआरएस इंप्लीमेंटेड है, पाकिस्तान में आईएफआरएस और लोकल रेगुलेशन। यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए बनते हैं, those are purely on the basis of IFRS। इसकी भी रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट हो, तो अलग सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं बेस्ड ऑन ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन, और सेपरेटली ऑडिटर उसको रिव्यू करता है। इसी तरीके से एक तीसरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनते हैं। तीसरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं आपके इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे। कि बहरीन में एतमाद बैंक कहता है कि यार मुझे दो अकाउंट भेजना, एक तो ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए बेस्ड ऑन आईएफआरएस, और दूसरा बेस्ड ऑन इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये तो मैंने सुने ही नहीं, इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग नहीं है। तो हमने बोला ठीक है यार, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ के बना देंगे। हमने ऑडिटर बोल रहा था ऑडिट कर दो, ऑडिटर ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। अल्लाह क्यों? उन्होंने बोला भाई ये इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरी है मेरे पास सर्टिफिकेशन हो, और पाकिस्तान में किसी भी फर्म के पास इसकी सर्टिफिकेशन नहीं है। और पहली रिक्वायरमेंट है ऑडिट के लिए कि द applicable financial reporting framework should be acceptable by external auditor। तो इस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उनके पास उसकी सर्टिफिकेशन नहीं थी, यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी। सो देन वी रिक्वेस्टेड द ग्रुप कि भाई ये पाकिस्तान में तो नहीं हो सकते। तो ग्रुप टोल्ड अस ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम ये आईएफआरएस
बेस नहीं हमें दे देना, हम खुद इसके अंदर एडजस्टमेंट डाल के इसका ऑडिट करो। तो एक होती है ग्रुप रिपोर्टिंग और एक होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ग्रुप रिपोर्टिंग होती है ग्रुप की बेसिस पे, ऑब्वियसली कुछ कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, हमारा क्वार्टरली बेसिस पे एक्सटर्नल ऑडिट ग्रुप रिपोर्टिंग को देखता है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्टिंग। कैसा लोग यहाँ मेरे साथ हो, कोई सवाल रिपीट कर दे। रिपीट कर देना, उसमें क्या होगा? बेटा रिपीट कर देना, उसमें क्या बोला? जिसकी हमको हो जो फिर पाकिस्तानी जैसे काम करती हो खाली पूरा उसका बिजनेस सारा पाकिस्तान में, तो वो कैटेगरी ऑडिट करते। और ग्रुप ऑडिट अगर आपको पेरेंट या कोई बिल्कुल सही कहा, होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग ही है, जैसा अगर हमारी ब्रांच बाहर है तो कुछ नहीं करते। तो उसके अंदर जो ब्रांच है वहां पे लोकल रिक्वायरमेंट हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं जब यूएई में था तो एचबीएल की यूएई में ब्रांच थी, तो हम वहां के लिए वहां की रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, वो कहलाते थे स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल। हाँ, तो वहां के स्टैट्यूट का मतलब है लॉ, तो वहां के लॉ के हिसाब से जो फाइनेंशियल बनेंगे वो स्टैट्यूटरी, ठीक है। और फिर हम अलग से ग्रुप रिपोर्टिंग करते थे कि हम पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते थे, तो वो हमारी ग्रुप रिपोर्टिंग हो जाती थी। क्या से ये कंफ्यूजन हो? तो जरूरी नहीं है स्टैट्यूटरी ऑडिट पाकिस्तानी हो। स्टैट्यूटरी का मतलब है किसी भी मुल्क में रिसाइड कर रहे हो, उस मुल्क की रेगुलेटरी कंप्लायंस को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और ऑडिट करवाओ। दिस इज कॉल्ड योर स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल्स, योर स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या समझ में आ रहा है मेरे साथ हो? तो इस पूरे सिनेरियो में ऑडिटर करना क्या है? तो हम ये कहते हैं कि भाई ऑडिटर का काम है डू, गेट एंड गिव। क्या सही होगा? सर डू का मतलब क्या हुआ? वो करता है ऑडिट प्रोसीजर्स। तो अगर आसान अल्फाज में जितनी बातें हमने पढ़ी है ना, इसको मैं अगर 3 हिस्सों में तोड़ दूं कि ऑडिटर performs audit procedures, he gets something and then gives an opinion, he gets evidence। और आसान अल्फाज में ये सारी चीजों को आगे पढ़ना है कि ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स। कौन सी ऑडिट? तो याद ही रहते हैं हम लोगों को, तो भाई ऑडिटर परफॉर्म्स कायरो। कायरो नाम जाना पहचाना है, किस मुल्क का कैपिटल है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चलो, किस मुल्क का सिटी है? इजिप्ट का कैपिटल कायरो है, ऐसा ही है ना? सही कह रहा हूँ ना? चेंज तो ही हुआ ना, मैंने बचपन में पढ़ा था। तो सर समझ से आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस कायरो के ऊपर आई और आर के ऊपर लगा दो स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2। ये क्यों लगवाए? 2 होंगे मतलब। चलो अब देखते हैं इस कायरो का मतलब क्या है। बेटा कायरो का मतलब है सी फॉर कंफर्मेशन। सुन लो, आई गिव यू रीजनेबल टाइम टू कॉपी। कंफर्मेशन का क्या मतलब? ओके, वेरी नाइस, कोई और?
चलो वेरी नाइस। कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता जबरदस्त। ये ऑडिट प्रोसीजर होगा कंफर्मेशन, ठीक है। हाँ भाई, आप जो पढ़ा रहे हैं हाँ उससे नीचे। तो दिस इज वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। कंफर्मेशन का मतलब ये कि किसी थर्ड पार्टी से उस चीज को कंफर्म करवाना। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आप गए किसी क्लाइंट पे ऑडिट करने, कंपनी का नाम है लल्लू पंजू एंड को, उसने अपने पास कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिखाए हुए, बैंक बैलेंसेस दिखाए हुए 100 मिलियन के। क्या आप मान लोगे कि हाँ सही है 100 बैलेंस है? उसने निकाल के दे दिया आपको स्टेटमेंट, सर ये देखिए ये रहा स्टेटमेंट। आप मान लोगे उसकी बात को? आपको नहीं, मैं खुद बैंक को लेटर भेजूंगा। उसका एक प्रोटोकॉल है, आगे हम पढ़ेंगे, और वो बैंक मुझे कंफर्म करेगा तो मैं मानूंगा कि हाँ आपके पास 100 मिलियन का बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये एक ऑडिट प्रोसीजर है, आगे हम पढ़ेंगे हमारी कोर्स में कि सर कैसे भेजा जाएगा, प्रोटोकॉल्स कौन क्या होंगे, किसके लेटर हेड के ऊपर होगा, कौन साइन करेगा, अगर कंफर्मेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या सिर्फ कंफर्मेशन ही भेजेंगे, क्या कोई और प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे, ये आगे बढ़ना है। तो कंफर्मेशन का क्या मतलब हुआ? थर्ड पार्टी से बैलेंसेस को कंफर्म करवाना। एग्जांपल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आप घर पहुंचे रात के 11 बजे, क्लास खत्म हो गई थी 7 बजे। घर पे पहुंचे 11 बजे, मम्मा ने बोला कहां थे? आपने बोला कंबाइंड स्टडीज पर। मम्मा ने पूछा क्या पढ़ रहे थे? आपने बोला हम ऑडिट पढ़ रहे थे। मम्मा ने बोला ठीक है, किस दोस्त के पास थे? आपने बोला कि मैं सलीमा के साथ पढ़ा। मम्मा ने बोला ठीक है बेटा, सलीमा का नंबर दो। आपने दे दिया। मम्मा ने मिलाया फोन, सलीमा को बोला मैं सलीम की मम्मा बात कर रही हूँ, क्या सलीम आपके पास है? बोला कि नहीं आंटी, अभी अभी गया है, हम लोग मिलके ऑडिट पढ़ रहे थे। क्या हुआ? कंफर्मेशन। मम्मा ने क्या करा? ऑडिट प्रोसीजर। यही काम तुमने भी करना है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? तो सी हो गया कंफर्मेशन। हमें एक क्या हो सकता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होगा? इतने सारे एनालिसिस पढ़े हैं ना आप लोगों ने, सर अधीर भी करवा रहे होते हैं, सर एसटी भी करवा रहे होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या हुआ? अच्छा ये मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता हो कि क्या है ये, आगे पढ़ना है। जस्ट एनालिटिकल क्या हुआ? Probably something like आपने मार्केट को जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आपने किसी चीज के क्या चल रहा है। ओके ठीक है, वेरी नाइस। बिजली का बिल आया घर पे? देखते हो बिजली का बिल? कभी देखा है अम्मा अब्बा को लड़ते हुए कि बत्तियां बंद करो, पंखे बंद करो, एसी बंद करो, आसमान को छू रहा है बिजली का बिल? ऐसी डिस्कशन होती है तुम्हारे घर में? यार बहुत बड़े अमीर घराने में माशाल्लाह से तुम लोग पैदा हुए हो। मैं तो जब देखो कमरे का अगर एसी चल रहा हो बंद कर दूं, बेटा नहीं हो, पंखा बंद कर दूं, बत्ती बंद कर दूं। और बच्चे भी मम्मा के पास जाए मुझे गया कि पापा लेकिन टर्न ऑफ द एसी, आई जस्ट वेंट टू द वॉल। और लिटरली मैं जब सोचता हूँ ना, जब मैं जब छोटा था तो मेरे अब्बू अक्सर मुझे जब देखते कोई भी नहीं है तो पंखा बंद कर दें, बत्ती बंद कर दें, और मम्मा जो बाहर कपड़े लेने के लिए गई होती है, उनको स्त्री करनी होती है, वो आए बोले किसने पंखा बंद करा है? तो वो बोले हाँ हाँ मैंने बंद करा था, कोई नहीं था। और फिर वो एक डिस्कशन शुरू हो जाती है। अब मैं देखता हूँ मैं भी कोई भी हरकतें करने लग गया हूँ। तो बाद में मुझे वो एहसास हुआ, और मेरे फादर वाज एक दफा मेरे अब्बू भी बैठे हुए थे, मेरे अब तुम्हें अंदाजा होगा जब बंदा खुद पैसे कमाता है
और उसकी जेब से निकल रहे होते हैं तो उसको एक एहसास होता है कि बेटा घर पे लेट्स सपोज बिजली का बिल आया था 1000 रुपए जून में, जुलाई में आ गया 25,000 रुपए। तो आप एनालिसिस तो करोगे ना, एनालिटिकली तो देखोगे ना चीजों को कि यार ये एकदम से बिजली का बिल क्यों बढ़ गया, रेट बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गई, और कंजम्पशन क्यों बढ़ गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑडिट के रेफरेंस से प्लीज नोट करना भैया। आप गए क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए, जब क्लाइंट ने बोला कि सर हम लोगों ने तो बड़ी जबरदस्त हमारी सेल्स हो रही है, आप देखें हमारी तो जितने भी बजट थे ना वो सारे के सारे हमने ठीक पार कर पूरा 100% ने बजट अचीव कर लिया। और आप देखें, आप आए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने देखे तो आपने देखा कि हाँ यार वाकई में तो क्या ना सेल्स तो बड़ी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। जब सेल्स बढ़ गई तो आपने देखा कि यार पिछले साल की 10 मिलियन की सेल्स इस साल हो गई है 100 मिलियन की सेल, तो ये तकरीबन मोर और लेस 1000% का इंक्रीज हो गया। ये कैसे हुआ? तो आप देखोगे यार इज इट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, इज इट बिकॉज ऑफ रेट, और अगर वॉल्यूम है तो ऐसा क्या इनकलाब लेकर आए जो ज्यादा सेल हो गई। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जैसे लोग यहाँ पे मेरे साथ हो आप काम करोगे, लेट्स सपोज एक्सपेंसेस के नंबर इतने ज्यादा बढ़ गए तो यू आस्क रीजनिंग फ्रॉम द क्लाइंट, analytical procedures, if you perform analysis on numbers। तो भाई इसके बाद हो गया आई से इंक्वायरी। हाँ भाई इंक्वायरी क्या नाम था? हसनैन, हसनैन नाम था ना? हसनैन इंक्वायरी का मतलब बता दो। एप्पल एग्जांपल दे दो। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि अरीबा की एक बेटी है, उसका नाम है सारा। उन्होंने उसकी हसनैन की इंक्वायरी करवाई थी कि भाई लड़का सही है या नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, यानी पूछना। किससे पूछना? डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन। तो भाई ये है आई स्क्वायर। तो एक आई हो गया इंक्वायरी, दूसरा आई हो गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का क्या मतलब? खुद से इंस्पेक्ट करना है कि आईटेक आ गया इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन के लिए कि जो बात जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है पूरी होती नहीं है या नहीं। दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। इसके बाद है आर। आर से रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन का क्या मतलब भैया बताइए? सर मैंने 5,000 का नोट दिया था बस के कंडक्टर को, 30 रुपए उसने काटे, 4,770 रुपए वापस करे। आप क्या चुपचाप जेब में डाल दोगे? वैसे आप पकड़ के गिनेंगे। दिस इज कॉल्ड रिकैलकुलेशन ऑडिट में। सर बैंक में बैलेंस था, टर्म डिपॉजिट कराया हुआ था 100 मिलियन का, उस 100 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट था 5% का, एक साल के लिए रखा। आपने कैलकुलेशन करके देखा जो इंटरेस्ट इनकम बनी वो सही है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिकैलकुलेशन। तो आप कैलकुलेट भी करते हो। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। यहां मेरे साथ हो। नेक्स्ट है लीज परफॉर्मेंस।
एक और आर स्क्वायर। रीपरफॉर्म का मतलब डबल चेक करना, खुद करना। तुम भी हंसने दो, तुम भी हंसने दो, या तुम हंसने दो। हंसने स्क्वायर हो गया, कौन क्यूब हो गया। कोई हसनैन को मम्मा ने बोला कि बेटा ये लो 500 रुपए, 100 रुपए लेकर आ जाओ। ये साहब गए 100 रुपए लेने, वापस आए 1 घंटे बाद। मम्मा ने बोला बेटा कहाँ गए थे? मम्मा ने बोला कहाँ गए थे? मम्मा ने बोला कि अम्मा 100 रुपए क्यों लेने गई? माँ ने 1 घंटा लगा। हाँ सीधा गया था, उसको सीधा वापस आया। अगली दफा अम्मा ने बोला ठीक है बेटा, अगली दफा 100 रुपए लेने मैं जाऊंगी। वो गई, वापस आ गई 15 मिनट में। क्या करा? फ्री परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो भाई एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है इन्वेंटरी से रिलेटेड, जो कि कहलाता है स्टॉक काउंट। लेट्स सपोज 30 जून के ऊपर आप गए ऑडिट करने के लिए, और 30 जून की कोई इन्वेंटरी है, तो 30 जून पे आप इस जगह पहुंच जाते हो, ऑब्जर्व भी करते हो और सर्टेन चीजों को रिपरफॉर्म भी करते हो। हम खुद भी करके देखेंगे सही है या नहीं। तो एक किस्सा मैं सुना रहा तो मेरे साथ हुआ। भैया हम लोग एक ऑडिट थे KFC के, केंटकी फ्राइड चिकन। सर इनकी क्या इन्वेंटरी होगी? तो इनकी इन्वेंटरी थी चिकन वगैरह ये सारे आइटम। तो हम लोग चले गए इनके कोल्ड स्टोरेज के अंदर चिकन के स्टॉक काउंट करने के लिए। तो एक चिकन तो, कुछ चिकन तो ऐसी थी जो कार्टून में पड़ी हुई थी, कुछ चिकन तो ऐसी थी जो कि खुली पड़ी हुई थी। तो एक आउटलेट का चले गए। तो मेरे साथ एक मेरा कुलीग था, मौलाना टाइप का, माशाल्लाह से 5 वक्त का नमाजी, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और क्योंकि जब आपका दो लोगों का मिजाज नहीं बनता ना, तो आप में फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। तो वैसे ही मैं बड़ी बेदगी से उनके साथ गया था। मैंने यहाँ किस मौलाना को मेरे साथ देख लिया है, ये वो है, पर हम पहुंच गए। क्लाइंट को बोला कि सर सर्दी बहुत होगी तो हम आपको ये ड्रेस दे रहे हैं, आप ये पहने और उसके बाद आप जाइएगा, और मैक्सिमम आधे घंटे तक आपको रहना है। आधे घंटे के बाद आप बाहर रहेंगे, 15 मिनट सांस लेंगे और फिर आप आएंगे। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला क्यों क्यों क्यों? तो क्लाइंट की हट गई। क्लाइंट बोला आप 1 घंटे के लिए रह रहे हो, उसके बाद आप खुद नहीं आओगे, हमें केवी वाले को बुलाना पड़ेगा, मैं एम्बुलेंस में आपको लेके जाएगा। ये सब सर्दी बहुत है, इसीलिए जो है ना हम ये दे रहे हैं। उन्होंने शलवार कमीज के बराबर उनका ड्रेस पहना और हम अंदर गए। तो कुछ डब्बे पैक थे, तो आपने बोला यार इसको तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, पैक या मिट्टी लगा दिया। बट कुछ चिकन सुनी पड़ी हुई थी रैक के ऊपर। तो हमने बोला खुली चिकन है, इस पे रिस्क ज्यादा है। आपने लिस्ट में लिखा हुआ है कि ये एक्स नंबर ऑफ चिकन है, 99 या वो 100 ही थे आई गेस। तो हमने बोला हम उसको रिपरफॉर्म करेंगे। अब गिनने लगे 1 2 3 4 5 6। जब पूरी काउंट कर ली, बाहर आए, हम दोनों ने टोटल करा, तो वो हुई कुछ 99 चिकन। और जो क्लाइंट ने लिस्ट दी थी उसके अंदर आ गई थी 100। हम लोगों ने कौन सा ऑर्डर मुझे परफॉर्म करा? रिपरफॉर्मेंस। अब मसला हो गया एक पर्टिकुलर, मगर उस बंदे का भी पर्टिकुलर लेवल हो गया की तरह था। जिस तरह से 20 रुपए उन्होंने नहीं छोड़े, उसने बोला नहीं, ऑडिटर तो शादी पर नहीं होता है, ये तो गलत है। आप एक काम करो, ये मैं इन्वेंटरी के ऊपर जो साइन है कि हाँ ऑडिटर ने देख लिया, उसने मना कर दिया। मतलब नहीं सर आप करेक्ट करिए, नहीं आएंगे। तो बंदे का नहीं सर ये सॉरी है, आपसे कोई गलती हुई है। उसने ये बोला आपसे गलती हुई है, पता नहीं यार हमसे गलती नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कर दे यार, आपको जाना पड़ेगा, बारी होगी, एक चीज से कहा जाएगा। बंदा भी डट गया अपनी जगह पे, और जो मेरे साथ दोस्त था वो भी डट गया अपनी जगह पे। नहीं सर
तो बंदे ने आपने बोला भाई आप जाए वापस, आप रिकैलकुलेट करो, आप वापस से जाए, वापस परफॉर्म करें। मैंने कहा यार मुझे भी जाना था, मजबूर हूं जाना पड़ा, क्योंकि जब आप टीम होते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट ईच अदर। वापस गए, अब जब वापस हम लोग अंदर गए तो जब आपने गिरना शुरू करा, एक दम हमने अपने कहना क्या हुआ क्या हुआ, कहना ये वो चिकन मिल गई, ये काउंट मिल गई। मतलब कैसे, कहते हैं देखो मैं गर्दन की बेसिस पे काउंट कर रहा था, और ये वाला चिकन है ना उसकी गर्दन यूं पड़ी हुई है। तो फिर he came back और then we started that topic. So this is called re-performance. कैसे समझ आ रही मेरे साथ हो? तो भाई री-परफॉर्मेंस हो गया 1 2 3 4 5 6, और क्या रह गया? से ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब आंखों से देखना। जब स्टॉक काउंट हो रहा था, ऑडिटर ने बोला मैं आई एम द बॉस, मैं काम नहीं करूंगा, आप जाके स्टॉक काउंट करो, मैं देखूंगा आप कैसे करते हो, अगर मुझे ऊंच नीच नजर आई तो मैं दूंगा, जब आप कर लो असाइनमेंट कर लो तो पेपर मुझे दे देना। जाके फॉर्म में जाएंगे, बोलते सर रियल ऑब्जर्वेशन, देखना। जैसा समझ में मेरे साथ हो, तो एक ऑडिटर डू क्या करता है? ऑडिट प्रोसीजर्स, ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। सर ये सारे के सारे करने पड़ते हैं, डिपेंड करता है क्या चीज, किस चीज को आप वेरीफाई कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आप उसकी बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। तो सर ऑडिट प्रोसीजर जब परफॉर्म करता है तो उसको कुछ मिलता है, क्या मिलता है? एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस मतलब सबूत। ऐसा लग रहा है तो सीआईडी की क्लास हो गई है। ऑडिट एविडेंस का मतलब, तो ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी है, मैं यहां पे नीचे लेके जा रहा हूं ऑडिट एविडेंस को। तो भाई ऑडिट एविडेंस के अंदर 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, एक होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट बात करता है क्वांटिटी की, और एप्रोप्रिएट बात करता है क्वालिटी की। एग्जांपल, For example, if exactly transformation is यानी ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड की प्रैक्टिस है, तो हमने इनफ अमाउंट ऑफ सैंपल लिया हो और हमने इस तरह वाला लिया हो कि जो रिप्रेजेंट करता है। चलो वेरी नाइस। कोई और? तो एग्जांपल तो नहीं, कोई एग्जांपल दे दो, जरूरी नहीं ऑडिट से रिलेटेड हो, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल दे दो। ये से कैमरा आपको लगे नहीं, कोई क्यों करेगा टीएससी करना पड़ता है, और किस लिए करेगा? आपने जो चिकन काउंट की एविडेंस आपने बिल्कुल, कि वो जो शीट है वो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करा, प्रोसीजर अप्रोप्रिएट। एग्जांपल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। किसके और एग्जांपल दूं? चलो उस वाले असाइन पे लेता हूं। हसनैन, हसनैन बड़े होकर क्या बनोगे? ठीक, चार्ट अकाउंट। हसनैन माशाल्लाह से बड़े हो गए, क्वालिफाई हो गए, चार्ट अकाउंट हो गए। तो फेवरेट हीरोइन, कोई फेवरेट हीरोइन, कोई फेवरेट एक्ट्रेस? इस उम्र में मतलब लोकल 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 एक तो भाई का है, एक तो बड़ा बाकी है।
यार उसकी हेल्प करवा दो मेरे फेवरेट ड्राइंग के लिए प्लीज, थोड़ा सही कर रहे हैं अज्यूम करो। हानि आमिर यार बहुत अच्छा ड्रामा है, कभी आप कभी तुम्हारे को वैसे यार। हाँ वही वही, ये चेक करा था कौन दिखता है। और भी एक और एक्ट्रेस गुरु कोई ड्रामा था कौन सा, उसमें ड्राइवर के साथ भाग जाती है यार, वो एक ड्रामा था ना, कौन सा ड्रामा था वही, ये देखिए ना पारी होती है, कौन सा ड्रामा था? You know, she was in UK a couple of days back. Durre Krishna. कहानी में कोई है जिसमें क्वालिटी और जासूसों वाली, इसका नाम क्या था मुझे, सॉरी, सफरा सफरा सफा। भाई एक्सपेंस आप क्वालिफाई हो गए, चार्टर्ड अकाउंट हो गए। हेलो मुझे 15 मिनट दे दो, मैं क्लास ऑफ कर दूंगी ना। तो भाई हुआ ये कि हसनैन था, हसनैन की हो गई शादी, माशाल्लाह से शादी हो गई हानिया आमिर से, एज मैरिज एज, ठीक है। तो हसनैन मैरिज हानिया आमिर, अच्छी बड़ी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। अचानक से क्या हुआ कि हसनैन सुबह को जल्दी ऑफिस जाने लगते, 9 बजे का टाइम था, 7 बजे निकल जाता, और 5:30 बजे छुट्टी होती, 9 से 6 बजे आ जाता था। अब ये 9-9 10 बजे आने लगी, तो इसकी बेगम को हुआ शक, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई अफेयर हो, ऐसा भी हो सकता है कोई अफेयर ना हो। तो अब इस शक को यकीन में बदलने के लिए या इस शक को खत्म करने के लिए उन्होंने एक जासूस को हायर करा, जिसका नाम था सफा। सफा को उन्होंने कहा हानिया आमिर ने कि भाई ये सिनेरियो है और मुझे शक है मेरे शौहर के ऊपर कि उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? सफा ने बोला हाँ मेरा काम यही है, मैं तो छुड़वाती हूँ लोगों की घर। सफा ने बोला ठीक है कोई मसला नहीं है भाभी, आप बेफिक्र रहें, मैं ढूंढ के लाऊंगी और एविडेंस। सफा ने क्या करा, वो गई साए की तरह हसनैन के पीछे छुप गई, वो कहीं भी नहीं जाता इनकी फोटो के लिए। हुआ ये कि वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, जोरन फिशा के साथ खाना खा रहा था, इसने खींच ली फोटो। तो कह लो कि वो किसी दोस्त के साथ, अपने लड़के के साथ खा रहा था, दोस्त के साथ खाना खा रहा था, वो था लड़का, उसके बड़े बाल थे, सफा ने खींच ली फोटो पीछे से, ठीक है। और हुआ ये कि क्या ये ऑल्ट एविडेंस एप्रोप्रिएट कहलाएगा? नहीं, सफा ने भेजा, हानिया आमिर ने सफा को भेजा 15 सितंबर 2024 को। सफा ने इनकी प्रोफाइल से तस्वीरें निकाली पुरानी, फिशान के साथ आते हुए कि बर्थडे में केक भी खिला रहे हैं उसको, और वो निकाली 2010 की, जब वो 7 स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने वो फोटो निकाल लेगी, ये देखो ये देखो,
ये पिक्चर्स हैं 20 साल पुरानी, तुम्हारे शौहर का तो पक्का चक्कर है, क्या एप्रोप्रिएट होगा? बिकॉज इट इज नॉट वैल्यूड। कैसा तो यहाँ मेरे साथ हो, इसी तरीके से यहाँ पर वो लेकर आ गई लेटेस्ट तस्वीरें जिसमें हसनैन और दुर्रे फिशा एक साथ खड़े हुए हैं। वलीमे के स्टेज के ऊपर साथ ही साथ इमाम साहब भी हैं खड़े हुए। क्या ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट कहलाएगा? You can construe it. It can be construed as, वो और तस्वीरें आएंगी, साथ ही साथ वो लेकर आएगी निकाहनामा भी, तस्वीरें भी। अब वो बोलेगा कि हाँ दिस इज सफिशिएंट एंड दिस इज अप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर का काम है कि वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, और ऑडिट एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, और इस ऑडिट ओपिनियन की बेसिस के ऊपर वो देता है ऑडिट ओपिनियन। सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो। अब ओपिनियन की डिफरेंट किस्में वो हम पढ़ेंगे आगे, आज के लिए इतना काफी। जैसा लोग यहाँ पे मेरे साथ हो, तो जैसे कि मैंने कहा था कि भाई मैं कुछ चीजों के हैंडआउट अपने खुद दूंगा, तो आई एम गिविंग यू दीज हैंडआउट्स। इसको हम क्विकली गो थ्रू करते हैं कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो इस हैंडआउट में किस तरीके से लिखी हुई हैं। तो आपको कितनों को नहीं मिले, चलो इट्स ओके। मैं एक राशन को बोलूंगा और करवा दें, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देनी पड़ेगी कि आप किसी ने दो मीटिंग में उठाए, तो हाउ मेनी यू आर टेकिंग? अभी वो लोग हैं उनको मिल सकता है, वो आपके फ्रेंड्स से ले लेंगे इफ यू डोंट माइंड, उनका ग्रुप में भी शेयर कर दें। यार ग्रुप कौन सा है? D1 5/25, राइट? तो अगर किसी के पास नहीं है तो इसके थ्रू मिल जाएगा। तो जो चीजें हमने पढ़ी है कुछ ही इसको गो थ्रू करते हैं। तो भाई सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ और एंड नीड फॉर एश्योरेंस। तो सबसे पहले हम लोग ने रिलेशनशिप डिस्कस करी शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स की। हमने ये कहा कि भाई जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, राइट, एंड जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स एजेंट होते हैं, और शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के दरमियान स्टीवर्डशिप की रिलेशनशिप होती है, उनको अपॉइंट करा जाता है कि वो मैनेज करें। समझ यहाँ मेरे साथ हो। साथ ही साथ ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब मालूम है, बायस ना हो, एक्सटर्नल पार्टी। यहाँ तक कि जो ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है ना, उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो इसीलिए इसको अंडरलाइन करा हुआ है, इंडिपेंडेंट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। It is an independent examination of financial statements to give an opinion whether the financial statements give a true or unfair view
or the financial statements are free from material misstatement. क्या ये चीज पढ़ी है? You have an idea. Sir, independent auditor should be able to conduct audit procedures without any bias or influence. The auditor should have no financial, personal or employment relations with the client. जब समझ में मेरे साथ हो, you know the definition. बेटा applicable financial reporting framework, financial statement, इन दोनों को पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझाने की जरूरत है. सर हम तो समझे कि आप तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, ये तो चुपके चुपके से आपने पढ़ा दिया. हमें यार मेरे साथ हो. तो सर क्या आप पांच पेपर भी करवाएंगे? बेटा इस हैंडआउट के आखिर में पांच पेपर के क्वेश्चन भी हैं. तो जब हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे तो हम उसके पांच पेपर के क्वेश्चन को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि आईकैब ने किस तरीके से पूछा है, उसी तरीके से जिस तरीके से लॉ में हमने पढ़ा है. कैसा लोग यार मेरे साथ हो? कोई सवाल यहाँ तक? क्या वही चीज लिखी हुई है जो हमने पढ़ी है और पढ़ने? मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे.